कि किसी छोटी सी बच्ची को उठाओ, 6 महीना, साल भर, 4 महीना, जितना भी वक्त लगेगा वो परिस्थिति के हिसाब से ढलेगी, उसका मजबूरी है, वो ढलेगी, अपने आप को ढाल लेगी। सेम यही चीज होता है ऑर्केस्ट्रा में। पश्चिम बंगाल से किसी लड़की को उठाओ, नेपाल से किसी लड़की को उठाओ, उसको यूपी बिहार में कहीं लेके आओ, और अब वो वहां से अनजान है, वो जानती ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर वो 6 महीना 4 महीना रहेगी उन लोगों के साथ, वो उसी परिस्थिति में ढल जाएगी, और उस परिस्थिति में ढल जाएगी, फिर वो नाचेगी, कमाएगी, अपना पूरा जो भी गिरोह है अर्थव्यवस्था संचालन का वो चल रहा है। एक लड़की बाहर आती है और कहती है कि हमको नशीली दवाई दी जाती है, सेक्स करवाया जाता है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने कहा कि वहां से लड़कियां जो हैं वो बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के पास भेजी जाती हैं, और वंदना गुप्ता ये कहती है कि तुम जाओगी तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। पॉर्नहब ने जारी किया था, जो रिपोर्ट जारी किया था, उसमें उन्होंने जो कमाई दिखाई थी पूरे पॉर्न इंडस्ट्री का, उसका कमाई है जो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। एक बच्ची थी, 3 महीने की थी, वो 70,000 रुपए में उसके बाप ने बेचा। 7 बार उसको बेचा गया अलग अलग लोगों के द्वारा। उसका जो फाइनल रेट था उस 2.5 लाख रुपए में जब बेचा गया था तब उसको पकड़ा गया। तो 3 महीने की बच्ची अपने लिए कानून कहाँ लेकर के जाएगी, किसके सामने अपील करेगी? बहरहाल कि दवाई खिला के पागल किया जाता है, ताकि अगर वो केस करेगी तो फिर बता दिया जाएगा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसमें हर रिलीजन की, हर कास्ट की लड़कियां हैं। सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, सेक्सुअल डिमांड्स होता है लोगों का, उनको लगता है कि उसकी पूर्ति के लिए किसी को जैसे देखिए, महिलाएं एक ऐसी कौम है, या शांति हो, प्रेम हो या फिर युद्ध हो, तो वहाँ फैसला लेने में सबसे पीछे रहेंगी, लेकिन अगर प्रताड़ित होने की बात हो तो वो सबसे आगे रहेंगी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देख सकते हैं हम, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देख सकते हैं, केटरिंग देख सकते हैं। इन सारी जगहों में, इन सारे ही फील्ड्स में आपकी औरतों की तस्करी होती है। इंसान उस मुर्गे की तरह जब तक हलाल होने की बारी नहीं आता, फड़फड़ाता नहीं है। हाँ, मुलायम सिंह यादव ने तो बकायदा एक बार जनसभा को संबोधित करते हुए कह दिया था कि लड़कियां गलती हो जाती है, यही उनका एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट था उनका। कानून तो बना सकते हैं, लेकिन 12 से 16 साल की लड़की से अगर आप उम्मीद करते हैं कि वो जाकर के पुलिस में शिकायत करेगी और अपने सारे हितों को लेकर के अवेयर्ड रहेगी, तो वो हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया भर में ये चीज पॉसिबल नहीं है। चाइना में यूक्रेन की लड़कियों की डिमांड है, तो डिमांड के बारे में खबर था कि 10 से 12 गुनी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि चाइना के लड़कों के मन में अभी यह चीज है कि वहां की लड़कियां सेफ नहीं है, तो आसानी से अब चाइना में वो आ सकती हैं। एक लड़की मरियम नाम की थी, उसने लव मैरिज किया था, उसको वहां पे भर्ती किया गया, और फिर ये आरोप लगा कि उस लड़की से जो वंदना गुप्ता है वो सेक्सुअली इसको यूज करवाना चाह रही थी, लेकिन जब वो मना करती है फिर उसका वहां पे संदेहास्पद स्थिति में उसकी मौत हो जाती है। वहां पे उनको तुरंत एक लड़की को अगवा करना है, दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना है, वहां से विदेश भेज देना, जहां भी भेज देना, जहां भी उनको पैसा मिल जाए। उनका लागत लगा मान लीजिए 20-25 हजार, वो एक झटके में लाखों कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, एक जो शॉर्टकट मानसिकता है ना, वो इस चीज को बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा मतलब उपयोगी साबित हो रहा है। क्योंकि हजारों की संख्या में लड़कियां गायब हो रही थी, सैकड़ों की संख्या में सालाना, अगर मतलब एक साल का देखें तो केरल से ऑफिशियली डेटा है कि वो गायब हो रही थी, और उसके बारे में किसी को कोई पता ही नहीं था कि वो लड़कियां जा कहाँ रही हैं। भुवन बाम बहुत बड़े क्रिएटर हैं, लोग बहुत जानते हैं। अभी उनका एक वीडियो आया था, उस पे केस वगैरह भी हुआ है कि वो यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड की लड़की होगी, पहाड़ी लड़की होगी, इतने में मिल जाएगा, इतना घंटा, तमाम चीजें डिटेल कर रहे हैं, और बहुत सॉफ्टली इस चीज को कर दिया गया है। तो ये एक आदमी का नहीं है, भुवन बाम एक नाम है। आप देख लीजिए, जो जितने डिजिटल क्रिएटर हैं उनमें से 99% लोगों का टॉपिक यही है कि लड़की कैसे मिल जाएगी, कहाँ मिल जाएगी, क्या कुछ होगा। जो लड़के हैं खास करके, जब वो पहाड़ों पर घूमने जाएं तो जो जहां भी रिजॉर्ट में रुकते हैं उसके पहले की मेंटालिटी लेकर के ना जाए, जो भुवन बाम ने अपने वीडियो में बताई है। लेकिन हमारे लिए खबर वो तब बनती है कि वो जब दुष्कर्म किया वो कितना निर्दयता पूर्वक किया गया है, तब वो जाकर खबर बनती है। भैया कांड जो हुआ था वो क्यों बना? क्योंकि काफी उसमें निर्ममता पूर्वक वो काम किया गया था। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन के खास शो में, जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना। भारत में महिलाओं की स्थिति बदल रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं। अब आंकड़ों के द्वारा जो बताए जा रहे हैं, इसमें ये नहीं बताए जा रहे हैं कि महिलाओं के प्रति सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है, बल्कि महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। महिलाओं के साथ जो अपहरण के मामले हो रहे हैं, उनके साथ दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं, या फिर उनके साथ जो छेड़छाड़ के मामले हो रहे हैं, इन सभी अपराधों के बाद जो सबसे ज्यादा होने वाला अपराध है वो है महिला तस्करी। और उसी महिला तस्करी के बारे में हम आज यहाँ बात करेंगे, या जहां पर महिलाओं के जिस्म को पैसों से तोल दिया जाता है और महिलाओं को पता तक नहीं चल पाता। तो आज हमारी टीम यहाँ पर बैठी है और इसी मुद्दे पर हम आपके साथ आज बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से दिन ब दिन महिला तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं को पता तक नहीं चल रहा। सबसे पहले हमारे साथ जो टीम बैठी है उनके बारे में हम आपको बता दें तो हमारे साथ मोहित हैं, हिमांशु हैं, शांभवी हैं, अंकित हैं, अनुराग हैं, और हमारी गेस्ट हैं आज गुनीत कौर, जो कि बिजनेस एनालिस्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम मोहित से करना चाहेंगे कि आप बताएं कि महिला तस्करी से लोग क्या समझे, कैसे महिला तस्करी को लोग पहचाने।
इसमें पहचानना क्या है? कोई लड़की अगर गायब हो गई, नहीं मिल रही है, तो अब मतलब अगर कहीं मर्डर नहीं हुआ, उसके बारे में कोई पता ही नहीं चला, तो इसका मतलब यही माना जाता है कि उसका अपहरण हो गया, उसको कहीं बेचा जा चुका है। पुलिस में भी जब आप एफआईआर दर्ज कराएंगी, तो पुलिस कुछ दिन तक छानबीन करती है और उसके बाद से यही इसी मतलब छानबीन के आधार पर आगे जांच करती है कि कहीं अपहरण करके उसको भेजा जा चुका है बाहर या फिर। और सबसे बड़ी बात है कि महिला तस्करी की जब बात होती है, तो वैसा नहीं है कि किसी एक राज्य में है, इस देश में है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है पूरा। हम आपको एक अभी की कहानी बता रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, तो चाइना का एक डेटा आया था कि चाइना में यूक्रेन की लड़कियों की डिमांड है, तो डिमांड के बारे में खबर था कि 10 से 12 गुनी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि चाइना के लड़कों के मन में अभी यह चीज है कि वहां की लड़कियां सेफ नहीं है, तो आसानी से अब चाइना में वो आ सकती हैं। तो पहले मतलब एक डेटा दिया गया था कि जहां मतलब 3 से 4 फोन जाता था जिस सेंटर पे, वहां पे अब 15 से 16 फोन, 10 से 12 फोन जा रहा है कि यूक्रेन की लड़कियां मिल जाएगी क्या, चाइना में आ जाएगी क्या। तो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। कोई लड़की यहाँ से उठा ली जाती है, पैसे के लिए बेची जा रही है, और एक बार नहीं कई कई बार बेची जा रही है। यहाँ से वो किसी ने अपहरण करके ले गया, उसको मिला 10,000, वो यहाँ से आगे बेच रहा है, किसी को हैंड ओवर कर रहा है, वो लिया 20,000। ऐसे करते करते पूरा इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत लगाई जाती है, जाते जाते लाखों लाखों में बेची जा रही है लड़की। तो यही है कि महिला तस्करी क्या है। जैसे कि बच्चों के तस्करी के बारे में हम लोग सुन चुके हैं, सेम वही चीज है महिला तस्करी भी। श्यामा भी आप बताएं कि कैसे मतलब क्या वजह होती है महिला तस्करी की? एक तो सबसे पहले कि जैसे हम लोग विमेन ट्रैफिकिंग का बात करें, वैसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे पहले उसके अंडर आता है। ये उसमें से 90% महिला तस्करी होती है, जिसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि गरीबी, पढ़ाई लिखाई की कमी लोगों के अंदर। मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि कुछ देशों में ये प्रथा है कि लोग बच्चों को बेचते हैं, और उसमें उन लोग के लिए ठीक बात है ये। जैसे हमारे यहाँ कई दफ़ा हमने ऐसे सुना है कि शादी पकड़वा विवाह जैसे होता है, तो कुछ लोगों के लिए वो ठीक है, हालांकि वो क्राइम के तहत माना जाता है, लेकिन वहाँ की कम्युनिटी के लिए वो ठीक रहता है। वैसे ही एक कई जगह का ये भी रीज़न है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनका अवेयरनेस उनका ये राइट है। जो छोटे तबके के लोग होते हैं, उनमें ज़्यादातर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या विमेन ट्रैफिकिंग इसलिए होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनका ये राइट है, उनके साथ ये गलत हो रहा है। उनको जैसे जिसको मन हुआ, पिता को मन हुआ, भाई को मन हुआ, उन्होंने बेच दिया। और उसके साथ-साथ एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न ये भी लगता है कि जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं, सेक्सुअल डिमांड्स होता है लोगों का, उनको लगता है कि उसकी पूर्ति के लिए किसी को जैसे हमने एक न्यूज़ पढ़ा था जहाँ पे 7 बार हाल ही में अनुराग ने किया, जो अच्छे से बता भी पाएँगे कि 7 बार बेचा गया है। कितना घृणास्पद है कि बाप बेटी को बेच रहा है, और उसके बाद मतलब किसी के तहत ये रखा भी नहीं जा रहा है बात को। रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। तो सबसे बड़ा मेजर रीज़न तो ये है कि गरीबी है, लोगों को पता नहीं है। उसके साथ-साथ लैक ऑफ एजुकेशन। कई बार लड़कियाँ बाहर दूसरे शहरों में, बड़े शहर में जाती हैं, ये सोच के कि हमें कुछ अपॉर्च्युनिटी मिले, खासकर मॉडलिंग और ये सब कास्टिंग काउच उसी का हिस्सा भी एक तरीके से माना जाता है। तो उनको पता नहीं होता, उन्हें लगता है जो हमें जैसे बोल रहा है वो, क्योंकि दुनिया नहीं देखा है उन्होंने। बिहार में खासकर लड़कियों को इतना फ्रीडम और इतना एक्सपोज़र नहीं मिलता है कि उन्हें पता भी चले कि ये गलत, ये सही। उन्हें लगता है जो जिस दिशा में हमें लेके जा रहा है, वही सही दिशा है। तो कोई उस तहत उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग या विमेन ट्रैफिकिंग कर दे तो उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो मेजरली यही कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से महिला तस्करी होती है। तो क्या होता है जब बाहर जाती हैं लड़कियां, तो उनको किसी पे भी जल्दी ट्रस्ट हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। जैसे अभी पटना का एक मामला आया था जहां उसकी मालकिन थी, प्रियंका बोल के है, तो वो मतलब जो उनके जो बिल्डिंग में रहती है, उनकी फ्लैट लेके वहाँ पे, तो वो उस पर भरोसा करके उसके साथ रहती है। लेकिन वो उसको बोलती है कि मैं तुमको ले जा रही हूँ, वहाँ पे पूजा है बनारस में, तुमको बस पूजा में बैठना है। और उसके बाद वहाँ जब वो लड़की जाती है, पैसों की लालच दिया जाता है कि तुमको बस पूजा में बैठना है और वहाँ हम पैसे तुमको देंगे। उसके बाद उसके साथ मतलब वहाँ रेप हो जाता है। तो ऐसे मतलब मामले होते हैं कि मतलब एक ट्रस्ट इशू की वजह से भी बहुत ज्यादा मतलब महिला तस्करी। ट्रस्ट इशू और एक ओवर ट्रस्टिंग भी बात हो जाता है। जैसे कि हम लोग के यहाँ बाबा या इन लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। लोगों को धर्म के नाम पे जो भी करवाया जाए, उन्हें लगता है। इसके बहुत सारे केसेस भी, आशाराम बापू हो गए, और भी लोग हैं जो जेल में हैं अभी, लेकिन वो लोगों को लगता है कि हमें वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो अंधा विश्वास भी है कि एक बहुत बड़ा कारण है। मोहित कुछ कह रहे थे। हाँ, अभी बात हो रहा था कि मतलब पापा बेटी को बेच देते हैं। इसका 2 पहलू है। एक तो है कि पापा बेटी को बेच रहे हैं, वो तो हो गया कि मम्मी पापा अपनी बेटी को या बेटा को किसी को भी बेच दे रहे हैं। दूसरा ये होता है कि गांव में क्या होगा या फिर कहीं भी अगर कोई लड़की गायब हो जाती है, वो मम्मी पापा उसको नहीं बेच रहे हैं, वो मार्केट में गई, वहां से उठा लिया गया, वहां से वो गायब हो गई। तो इसको क्या होता है कि लोग अब छुपाने में लग जाते हैं। घर के लोग 3-4 दिन 5 दिन तक मतलब वो बाहर निकलने ही नहीं देंगे। वो खुद से कोशिश करेंगे, खुद से हम पता लगा लेंगे कहाँ गई कहाँ नहीं गई।
क्योंकि वो लाज शर्म वाला चीज उन लोगों के अंदर आ जाता है। और कई बार रिपोर्ट में यह चीज कहा गया है कि अगर जो तस्करी का जो मतलब जो सब भी पूरा चलता है, अगर समय से पुलिस को बता दिया जाए, लड़की गायब हुई, आज पुलिस को बताया जाए, तो हो सकता है कि वो लड़की अभी जिले में ही हो, जिले से बाहर ना निकल पाए, राज्य में ही हो, राज्य से बाहर ना निकल पाए। क्योंकि जिस लड़की की तस्करी की जाती है वो किसी भी सूरत में उस जिले में, उस राज्य में नहीं रखी जाती है। यह इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि भरसक उसको राज्य से बाहर तो भेजा ही भेजा जाता है, देश से बाहर भी भेजा जाता है। नेपाल से तस्करी जो लड़की की जाती है उसको भारत में लाया जाएगा, भारत से की जाएगी उसको बांग्लादेश में भेजा जाएगा, बांग्लादेश वाली को लाया जाएगा भारत में, कि मतलब एकदम पूरा कनेक्शन उसका खत्म हो जाए। तो बात यही है कि मतलब अगर माँ बाप एक तो भेज देते हैं वो एक अलग चीज है, दूसरा अगर लड़की गायब भी होती है तो लोग छुपाने में लग जाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग जब कल परसों रिपोर्टिंग पे निकले थे तो आप उसके बारे में बताइए लोगों को। जो आप बता रहे थे कि ट्रेन से बच्चे अगर गुम हो जाए, प्लेटफॉर्म पे अगर गायब हो जाए, तो वो भी अंततः ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चों के ट्रैफिकिंग में ही हाँ, सरकार मतलब चाइल्ड लाइन वगैरह, हेल्पलाइन वगैरह बना के रखी हुई है रेलवे स्टेशन पर, जो कि अच्छी बात है कि अगर कोई लड़का अकेले घूम रहा है, उसके मम्मी पापा नहीं है, तो उसको वहां पर पकड़ा जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है, पता लगाया जाता है कि किसका बच्चा है, क्या है। और दूसरा यही बात हमको लगता है कि मतलब अगर लड़की कोई गायब होती है तो उसको घर वाले जो छुपाते हैं वो चीज और बड़ा होता जाता है। क्योंकि अगर समय से पुलिस के पास वो लोग पहुंचते तो हमको लगता है कि मतलब ये जो केस है, जो नंबर बढ़ रहा है, इसमें कमी आ सकती है। क्योंकि अगर 4-5 दिन बहुत लंबा वक्त होता है, और कहीं भी गांव में आमतौर पर आप लोग केस सुनते होंगे कि लड़की अगर गायब है तो घर वाले पहले तो 3-4 दिन तक वो पड़ोसी को भी पता नहीं लगने देंगे। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग आपस में ही ढूंढ लेते हैं कहाँ गई कहाँ नहीं गई वो। थैंक यू मोहित। वैसे अगर देखा जाए तो हमने काफ़ी हद तक किस तरीके से तस्करी होती है इसको डिस्कस किया है, बट एक मेरा ये मानना है कि यहाँ के लोग काफ़ी एब्सेंट माइंडेड हैं। एब्सेंट माइंडेड मतलब अनुपस्थिति है उनकी दिमाग की। ये क्यों है? हम सुबह के टाइम पे हम उसी भगवान को पूजते हैं, हम उसी औरत को पूजते हैं, और रात के टाइम हम उसे ले जाते हैं बेचने के लिए। तो एक तरीके से तस्करी अगर देखा जाए तो ये भी है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम उसी औरत को पूज रहे हैं सुबह में और हम उसी औरत को ले जा रहे हैं बेचने के लिए। तो ये ज़रूरत के हिसाब से तो आ ही रही है कि लोगों को पैसों की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, बट ये चीज़ की अनुपस्थिति है लोगों के दिमाग में। लोगों को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ जिनको हम सुबह पूज रहे हैं या जिनको हम मानते हैं, भगवान मानते हैं, हम ये सारी चीज़ें करते हैं, हम उन्हीं को ले जा करके आगे बेच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अनुपस्थिति है लोगों के दिमाग में। वो क्या करते हैं और वो क्या बोल रहे हैं ये चीज़ नोटिस नहीं होती है। आज की जनरेशन में अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से ये बहुत बड़ा रीज़न है तस्करी होने का। आई थिंक ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो कर्व करने की जरूरत है। अंकित, आपको क्या लगता है किस वजह से मतलब अवेयरनेस प्रॉब्लम है, या फिर लड़कियों को बोलने से रोक दिया जाता है अगर उनकी मतलब तस्करी होती भी है? जैसे अभी मामला आया था कि लड़की गई, उसको बनारस ले जाया गया एंड वहाँ उसके साथ मतलब उसके साथ दुष्कर्म हुआ, और जब वो यहाँ आके बोलना चाहती है तो उसको मना किया जाता है कि तुम बोलोगी, और अगर वो बोलती है तो उसके कैरेक्टर पर ही सवाल उठाया जाता है। तो क्या वजह? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर ये जो वजह है ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसका सबसे पीछे का वजह है कि अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी है, और सबसे बड़ा अगर वुमेन ट्रैफिकिंग होता है तो उसको वेश्यावृत्ति के धंधे में ही ढकेला जाता है। जो ज़्यादातर मामले हैं उसमें यही होता है। और महिलाओं का अपहरण होता है तो ऐसा नहीं होता है कि उनका किडनी निकाल लेने के लिए हुआ या किसी चीज़ को ट्रांसप्लांट करने के लिए, वो उसका नंबर बहुत कम है। जो सबसे ज़्यादा मामला है वो वेश्यावृत्ति का है। हाँ, 90% वो वेश्यावृत्ति का है। वो उनको उठा करके दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अवेयरनेस क्या क्या यहाँ पे क्या ज़रूरत है। दो तरीके का अवेयरनेस है। अगर आपके यहाँ से कोई गायब हुआ, आपके आस-पड़ोस से गायब हुआ, तो आप एक मोरल पुलिसिंग के तहत आप उस चीज़ को उठाएँ, आप उस चीज़ को पहुँचाएँ वहाँ तक। हो सकता है कि समय रहते आप उसको उस चीज़ से अवगत करा लें, और वो जो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है उसमें आप पहले पहुँच जाएँ और वो चीज़ आप उनको बचा लें। एक कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि लोग क्यों नहीं जाते हैं। दूसरा कारण यही है कि 2 चीज़ें, कि एक इंसान है जो कि कम पढ़ा लिखा है, उनको डर है, उनको डर लगता है पुलिस से, प्रशासन से। एक जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है कि हमें जाना होगा, पुलिस के पास जाना होगा, और सीरियल और फ़िल्म के माध्यम से एक चीज़ दिखाया जाता है कि कोई गायब हुआ है उसके 24 घंटे बाद ही आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ है जो इंसान के मानसिकता में बैठ जाता है कि अगर कल जाएँगे तो पुलिस बोलेगा कि अभी फिर 24 घंटे बाद आइए। इस तरीके का एक पूरा का पूरा एक मकड़जाल होता है, जहाँ पे पुलिस का कमी है, जो कि पुलिस यहाँ पे सरकार या पुलिस या प्रशासन इस चीज़ को कर सकता है कि मतलब आप जल्द से जल्द हमारे पास आएँ ताकि हम उसकी खोजबीन में जल्दी करें, और जितना देर होगा उसके मिलने का चांस उतना ही कम होगा और उसके लाइफ पे डेंजर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा।
गुनीत, आप ये बताइए कि मतलब क्या सिर्फ लोगों को लगता है कि गांव की लड़कियां जो होती हैं या जो गांव के पेरेंट्स होते हैं, जो उनके परिवार वाले होते हैं, वो पैसों की आड़ में या फिर वो लड़कियां रखना नहीं चाहते अपने पास? मतलब ज़्यादातर लड़कियों का जो तस्करी, वुमेन ट्रैफिकिंग होता है, उसमें होता है कि वो लड़कियों को, अब छोटी लड़कियां हैं, घर में बहुत बेटी है, कैसे शादी करेंगे, इस वजह से उसकी तस्करी कर देते हैं, उसको बेच के घर में मतलब पैसा ले लेते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ गाँव की महिलाओं के साथ ही होता है या फिर शहर में भी ऐसा होता है? आई थिंक ये कहना कि सिर्फ ये गांव में होता है तो बहुत छोटी बात होगी, लेकिन अगर ये ऑन द होल देखा जाए तो ये इंटरनेशनली भी ये चीज़ होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है। और स्पेशली ये चीज़ अगर देखी जाए तो गांव से लड़कियों को उठा करके ला करके शहर में ही तस्करी की जाती है उनकी। तो अगर ये हम कहें कि सिर्फ गांव में होता है तो नहीं, ये एजुकेटेड लोगों में भी है, पढ़े लिखे लोगों में भी ये चीज़ है। और अगर हम ये देखें किस तरीके से किया जाता है, तो हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देख सकते हैं, हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देख सकते हैं, केटरिंग देख सकते हैं। इन सारी जगहों में, इन सारे ही फील्ड्स में आपकी औरतों की तस्करी होती है। और आजकल आधुनिक तरीके आ गए हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, एडवांस हो रही है, उस तरीके से इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके भी तस्करी की जा रही है। जॉब पोर्टल्स पे नौकरी गलत तरीके से, आई मीन नौकरी पोस्ट करते हैं ये लोग, और उसमें लड़कियों को इंटरव्यू के लिए बुला करके तब उनकी तस्करी कर रहे हैं। तो एक ये भी माध्यम आ गया है नया, जिसके जरिए पढ़े लिखे लोगों की भी तस्करी होने लग गई है। इसमें जैसे कि विदेश भेजने का मामला आता है कि आपको हम विदेश भेज देंगे, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, और वहाँ जाने के बाद वो एक तरीके से उस जाल में फंस जाते हैं और लौट के कभी वापस भी नहीं आ पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। इसको यहाँ पे जागरूकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप जा रहे हैं, किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो आप उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लें। क्या वो जॉब सही में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? और वहाँ आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका कोई ना कोई ऐसा कॉन्टैक्ट हो जो कि जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकें। एम्बेसी में भी आपको जानकारी पूरा देना चाहिए कि हम यहाँ जा रहे हैं इस काम के लिए, ताकि भविष्य में कुछ ऐसा हो तो आपको बचाया जा सके, आपको रिकवर किया जा सके। जैसे कि अपने यहाँ ऑर्केस्ट्रा वाला जितना ऑर्केस्ट्रा संचालन होता है, उसमें मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरी लड़कियां तस्करी करके ही लाई जाती हैं, लेकिन बहुत बड़ा संख्या एक है लड़कियों का जो तस्करी के माध्यम से ही लाई जाती हैं। और हर समय इस प्रकार का खबर भी आता है। अभी गंगूबाई काठियावाड़ी ये मूवी आया था, उसमें एकदम बढ़िया उसी चीज को दिखाता है कि किसी छोटी सी बच्ची को उठाओ, 6 महीना, साल भर, 4 महीना, जितना भी वक्त लगेगा वो परिस्थिति के हिसाब से ढलेगी, उसका मजबूरी है, वो ढलेगी, अपने आप को ढाल लेगी। सेम यही चीज होता है ऑर्केस्ट्रा में। पश्चिम बंगाल से किसी लड़की को उठाओ, नेपाल से किसी लड़की को उठाओ, उसको यूपी बिहार में कहीं लेके आओ, और अब वो वहां से अनजान है, वो जानती ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर वो 6 महीना 4 महीना रहेगी उन लोगों के साथ, वो उसी परिस्थिति में ढल जाएगी, और उस परिस्थिति में ढल जाएगी, फिर वो नाचेगी, कमाएगी, अपना पूरा जो भी गिरोह है ऑर्केस्ट्रा संचालन का वो चल रहा है। और केवल ऑर्केस्ट्रा संचालन में केवल लड़की नाचती नहीं है, बाकी अवैध काम भी होता है, और इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। कई बार छापा मार पुलिस मारने जाती है तो कई सारी चीजें सामने आती हैं। जैसे कि ये आपने बोला ना कि वो लोग ढल जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग कोशिश भी करेंगे कि आगे उसके ऊपर बात हो। प्रोस्टिट्यूशन में कई बार वो लोग दया के पात्र भी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो उसी तरीके से उनको बड़ा किया गया है, छोटे से उम्र से लाके, कि उनको लगता है कि अब मेरा यही तो काम है, मुझे और कुछ आता क्या है, उनका भविष्य ही वही बन जाता है। तो ये बहुत खराब बात है, क्योंकि बचपन से ही उनको जब लेके आते तो उनको उस तरीके से बना दिया था कि अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है जिसमें तुम अपना जीवन को सुधार सकते हो। अगर तुम्हारी तस्करी हो भी गई तो तुम लड़के जाओगे कहाँ पे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो क्या करें। हिमांशु, पहले के मुताबिक आज के ज़माने में, जैसे मैंने पहले ही बोला कि दिन ब दिन अपराध में ये मानव तस्करी, ह्यूमन मतलब वुमेन ट्रैफिकिंग जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो महिला तस्करी किस लेवल पे की जा रही है? खासकर अगर बिहार की भी बात करें तो हाल ही में 2 केसेस आए हैं, तो उसको लेकर आप। सबसे पहले हम लोग वुमेन ट्रैफिकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है। इंटरनेशनली एक डेटा है, विश्वसनीय संस्थान है, उसका डेटा है कि 21 मिलियंस विक्टिम्स जो है वर्ल्ड वाइड है, और ये पूरा $150 बिलियन का बिजनेस है, अरबों का बिजनेस है। और इसमें 71% वुमेन जो हैं वो इसमें हैं जिनका सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा बच्चों का उपयोग होता है जिसमें फोर्स लेबर भी होता है। अब एक और डेटा है, जान लीजिए, इंडिया में हर घंटा 15 बच्चा गायब होता है, मतलब लेकिन उसमें से मात्र जो है, हाँ, उसमें से 8 कभी नहीं मिलता है। यानी अगर 15 बच्चा हर घंटे गायब हो रहा है तो 7 बच्चा तो मिल जाता है, लेकिन 8 बच्चा कभी भी नहीं मिलता है। ये इसका डेटा है। और जहाँ तक बात रही सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की, तो अगर हम बिहार राज्य की बात कर लेते हैं, सबसे सुरक्षित जगह होता है रिमांड होम, जहाँ पे प्रशासन इसलिए वहाँ रखती है कि लड़कियों को सुधारा जाए, चाहे लव मैरिज नाबालिग में अगर शादी कर लेती है। अब गाय घाट रिमांड होम का पूरा मामला देख लीजिए, वहाँ की अधीक्षिका है वंदना गुप्ता, इस वक्त जेल में भी बंद है। एक लड़की बाहर आती है और कहती है कि हमको नशीली दवाई दी जाती है, सेक्स करवाया जाता है,
पूर्व आईपीएस अमिताभ दास उन्होंने कहा कि वहाँ से लड़कियाँ जो हैं वो बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के पास भेजी जाती हैं और वंदना गुप्ता ये कहती है कि तुम जाओगी तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, एसआईटी टीम का गठन हुआ है, लेकिन इस वक्त भी प्रशासन पर यह आरोप लग रहा है कि वंदना गुप्ता को बचाया जा रहा है। और ये एक उदाहरण नहीं है, 5 साल पहले भी मामला आया था। एक लड़की मरियम नाम की थी, उसने लव मैरिज किया था, उसको वहाँ पे भर्ती किया गया और फिर ये आरोप लगा कि उस लड़की से जो वंदना गुप्ता है वो सेक्सुअली इसको यूज करवाना चाह रही थी। लेकिन जब वो मना करती है फिर उसका वहाँ पे संदेहास्पद स्थिति में उसकी मौत हो जाती है वहाँ पे। और आप ये जान लीजिए कि वो भी कोर्ट मामले जो है कोर्ट में गया था, तारीख पे तारीख कोर्ट बुलाती रही, लेकिन वो महिला वहाँ नहीं जाती है और उसके बाद भी 5 साल के बाद भी वंदना गुप्ता वहाँ पे बनी रहती है। एक लड़की आती है, शिकायत करती है कि हमको नशीली दवाई दी जाती है। पूरा समाज कल्याण विभाग क्या करता है, उस लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठा देता है। पटना के डीएम है, वो कहते हैं उसका कैरेक्टर ही खराब है। उसके बाद क्या हुआ, एक के बाद एक रिकॉर्डिंग्स आए हैं जो लड़कियां ये बता रही हैं कि हाँ वहाँ गलत काम करवाया जाता है, ये बताया जाता है कि तुम जाओगे तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। और ये मुजफ्फरपुर शेल्टर होमकांड के बारे में हर कोई जानता है कि वहाँ से दर्जनों लड़कियों का जो है शव बरामद हुआ था। मंत्री का नाम डायरेक्ट आया था और हुआ क्या कि जिनके पति पर आरोप लगा फिर से उनको 2020 में टिकट दे दिया गया। तो ये सिर्फ अवेयरनेस, इसमें सरकार और बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। एक डाटा दे देते हैं। पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री है, उसका जो अगर कमाई की बात करें ना, सालाना कमाई की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं उसके जीडीपी से ज़्यादा है। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है कि इस पिछले साल जो रिकॉर्ड पॉर्नहब ने जारी किया था, जो रिपोर्ट जारी किया था, उसमें उन्होंने जो कमाई दिखाई थी पूरे पॉर्न इंडस्ट्री का, उसका कमाई है जो पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है। आप सोच लीजिए कि यहाँ पे इतना पोर्नोग्राफी अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या उतनी सारी लड़कियाँ या उतने सारे लड़के क्या वहाँ पे मन से वो काम कर रहे हैं? नहीं, फोर्सफुली उनको करवाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड, जैसे मतलब लाइफ एकदम कमर्शियल हो गया, समझिए इस चीज़ को। तो इस कमर्शियल दौर में इंसान एक तरीके से मतलब इसको एक हथियार बना रहा है, समझे, इसको एक मार्केटिंग का जरिया बना रहा है कि वो एक बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ये ट्रैफिकिंग का धंधा है जो फल फूल रहा है। उनको तुरंत एक लड़की को अगवा करना है, दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करना है, वहाँ से विदेश भेज देना, जहाँ भी भेज देना, जहाँ भी उनको पैसा मिल जाए। उनका लागत लगा मान लीजिए 20-25 हज़ार, वो एक झटके में लाखों कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो शॉर्टकट मानसिकता है ना, वो इस चीज़ को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा मतलब उपयोगी साबित हो रहा है। काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, बिहार से जुड़ा हुआ है। जो एसआई की टीम गठित की गई है, ठीक है, जो जाँच में हुआ है, तो जब वहाँ पे एसआईटी की टीम पहुंची गायघाट रिमांड होम में, तो जो एफएसएल की जांच होती है, मोबाइल का सिम निकाल लिया गया है, उसके बाद मोबाइल दे दिया गया है। अब उस मोबाइल का एफएसएल जांच होगा, जब उसमें सिम कार्ड है ही नहीं तो फिर उसकी जांच कैसी होगी? इस तरह के कई मामले हैं। समझिए कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी इस तरह की अगर बात हो रही है तो आप समझ जाइए कि पूरे इंडिया में क्या कुछ हो रहा होगा। लग रहा है ऐसा कि पूरा प्रशासन और बड़े बड़े नेता इसमें है और कोई भी पार्टियां इसको बहुत प्रमुखता के साथ नहीं उठा रही हैं। बयान एक आध दे दिया जा रहा है, तो इसमें साफ है कि मतलब एक पूरा सिस्टम है जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है लोगों को। मतलब कई बार महिला तस्करी इसलिए भी होती है कि उनको अवेयरनेस नहीं होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लड़कियों को पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और कई बार ये भी वजह होती है कि उनको ये मतलब उनके साथ महिला तस्करी, अगर उनके साथ कुछ गलत भी होता है तो वो उस बारे में बोल नहीं पाती हैं। एक तो ये सोच के कि समाज क्या बोलेगा, जैसे हिमांशु ने बताया कि वंदना गुप्ता का जो केस हुआ था, वो लड़की जाकर अगर आवाज़ उठाती है तो पहले तो कोई उसका सुनता नहीं है और उसके बाद उसको ही झगड़ालू, उसको ही मतलब उसके कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिया जाता है। तो दूसरा ये भी एक रीज़न है कि लड़कियों को पता ही नहीं है कि अगर वो आवाज़ उठाती हैं समाज को मतलब साइड में रख के भी, तो उनके साथ मतलब क्या क्या लॉज बनाए गए हैं। तो लॉज के लिए अनुराग आप बताइए कि क्या कुछ लॉज हैं, गवर्नमेंट क्या कुछ इनिशिएटिव लेती है? हिंदुस्तान में या दुनिया भर में महिलाओं को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सबने ले रखी है, तो कानून बहुत सारे बनाए जाते हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा जो स्वामी मैम ने याद दिलाई थी कि एक बच्ची थी, 3 महीने की थी, वो 70,000 रुपए में उसके बाप ने बेचा। 7 बार उसको बेचा गया अलग अलग लोगों के द्वारा। उसका जो फाइनल रेट था वो 2.5 लाख रुपए में जब बेचा गया था, तब उसको पकड़ा गया। तो 3 महीने की बच्ची अपने लिए कानून कहाँ लेकर के जाएगी, किसके सामने अपील करेगी? बहरहाल जो कानून बनाए गए हैं सेक्शन 372 और 373 के अंतर्गत बनाया गया है कि जो इनका बेचना है और खरीदना है लड़कियों का, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आईपीसी की 2 धाराएं बनाई गई हैं। और इसके अलावा 370 भी है, 370A, ये दोनों भी इनके बारे में बात करती हैं। अगर आपको इस कानून के बारे में बात करनी हो, हिंदुस्तान में कितने पुलिस वाले हैं और इन तमाम चीजों को जोड़े घटाएंगे तो उससे 2.5 गुना ज्यादा तो ट्रैफिकिंग होती है।
तो आप कितने पुलिस वाले, और उसके अलावा जैसे बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में तो शराब के पीछे सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं और उसके 2.5 गुना ज्यादा ट्रैफिकिंग हो रही है, उसका 4 गुना ज्यादा उसका स्टाफ होगा, उसके कितना बड़ा उसका सिंडिकेट होगा, और उसके बाद कहाँ पुलिस वाले उस चीज कर पाएंगे। तो कानून बहुत सारे बनाए गए हैं, अगर गिनती करने बैठेंगे तो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 वो भी इसी को प्रोटेक्ट करता है कि ट्रैफिकिंग ना हो। इसके अलावा चाइल्ड लेबर का जो एक्ट बनाया गया 2006 वो भी इसी को प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 ये भी इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा जो तमाम चीजें हैं, और आपको एक आंकड़ा समझना है अगर, तो हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट थी 2012 की, उसमें बताया गया था कि केवल दिल्ली भर से 20 बच्चे गायब होते हैं, जिनमें से 11 लड़कियां होती हैं और वो बच्चे होते हैं, और जिनमें मेन टारगेट जो होता है 12 से 16 साल उनका एज टारगेट होता है। तो हम कानून तो बना सकते हैं, लेकिन 12 से 16 साल की लड़की से अगर आप उम्मीद करते हैं कि वो जाकर के पुलिस में शिकायत करेगी और अपने सारे हितों को लेकर के अवेयर रहेगी, तो वो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया भर में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें बेसिक बात इतनी सी है कि हम सोसाइटल अवेयरनेस इसको लेकर क्रिएट कर सकते हैं, और इसको लेकर के जैसे तमाम चीजों को लेकर के बात की, जैसे शराब को लेकर के अगर नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, अब दुनिया भर में बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत सेंसिटिव मुद्दा कहा जाता है, तो इसको उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं बनाया गया है। ये अगर आप खबर भी इसकी करेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब लोग देखना नहीं पसंद करेंगे। आप बात फुल्का खबर, हल्का फुल्का हाँ। खबर कह के आगे निकल ये एक और घटना होती है बस लोगों के लिए, अरे गायब हो गई लड़की। मैं एक को जानता हूँ, मतलब कि मेरे जानने में थे वो लोग उनके यहाँ से, और 11 साल हो गए हैं लगभग उस लड़की हुआ है हुए, कोई खबर नहीं रही उन लोगों के पास, आज तक नहीं रही है, और वो लोग भी नहीं ढूंढ पाए उसको। बहुत कोशिशें करी, फोन ट्रैक किया, तमाम चीजें करी। तो कानून बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल है कम से कम हिंदुस्तान या दुनिया भर में इस चीज को कर पाना, क्योंकि इसका सिंडिकेट जितना बड़ा हम सोचते हैं उससे भी बहुत कहीं ज्यादा बड़ा है, और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो उस चीज को लेकर के थोड़ा और ज्यादा कठिन है मामला ये। कई बार जो लड़कियों की तस्करी का जो मामला है वो अगर सामने भी आता है तो उसको धर्म वगैरह से जोड़ दिया जाता है। अब जैसे कि केरल में बाकायदा वहां की अदालतों में बहस हुआ है इस चीज पर, वहां की अदालतों ने राज्य सरकार को नोटिस देकर पूछा है कि लड़कियां गायब कहाँ हो रही है। अब तो सोशल मीडिया पर चर्चा भी चल रही है कि एक केरल फाइल्स मूवी बनेगा जिसमें बताया जाएगा कि केरल की 12 साल 13 साल के दौरान 30,000 32,000 लड़कियां कहाँ गायब हो गई, और उसके बारे में एक दो केस, मतलब मान लीजिए कि 10,000 लड़की गायब हुई 10 साल में, तो 10,000 में से 10 लड़कियों के बारे में पता चला कि ये लड़की कहीं बाहर जाकर आतंकवादी संगठन में शामिल हो गई या फिर किसी आतंकी ने उससे शादी कर लिया, वो उसके साथ रह रही है। अब हुआ क्या कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक माहौल बना कि हिंदू लड़कियों को यहाँ से उठाकर बाहर भेजा जा रहा है और उससे मुसलमान आतंकवादी शादी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो बहस है वहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि सेकुलर जो नेता है या फिर जो भी है वो इसके जरिए कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मामला हिंदू मुसलमान का हो गया। अदालत की तरफ से बाकायदा केरल की सरकार को नोटिस दिया गया था, पूछा गया था सरकार कर क्या रही है, क्योंकि हजारों की संख्या में लड़कियां गायब हो रही थी, सैकड़ों की संख्या में सालाना, अगर मतलब एक साल का देखें तो केरल से ऑफिशियली डेटा है कि वो गायब हो रही थी, और उसके बारे में किसी को कोई पता ही नहीं था कि वो लड़कियां जा कहाँ रही हैं, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको पकड़ा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जाकर के इस पर कुछ कार्रवाई हुई है जिसमें पकड़ा गया था बहुत सारे लोगों को। बहुत सारी बातें की जाती हैं महिलाओं को लेकर के, और सबसे इसमें जो सेंसिटिव लोग नजर आते हैं वो सिनेमा वाले नजर आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स नजर आते हैं। लेकिन उसका छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, भुवन बाम बहुत बड़े क्रिएटर हैं, लोग बहुत जानते हैं। अभी उनका एक वीडियो आया था, उस पर केस वगैरह भी हुआ है कि वो यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड की लड़की होगी, पहाड़ी लड़की होगी, इतने में मिल जाएगा, इतना घंटा, तमाम चीजें डिटेल कर रहे हैं, और बहुत सॉफ्टली इस चीज को कर दिया गया है। तो ये एक आदमी का नहीं है, भुवन बाम एक नाम है, आप देख लीजिए। जो जितने डिजिटल क्रिएटर हैं उनमें से 99% लोगों का टॉपिक यही है कि लड़की कैसे मिल जाएगी, कहाँ मिल जाएगी, क्या कुछ होगा। तो वो बहुत अच्छे ढंग से और बहुत एक लंबा दौर चला है, 100-200 साल का सिनेमा है जो इस चीज को नॉर्मलाइज करने पर जुटा हुआ है। सबकॉन्शियसली अगर आप देखेंगे तो जितने भी क्रिएटर हैं आजकल, जो बहुत बड़े क्रिएटर हैं, मतलब यूट्यूब पे या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे यही बैठा रहे हैं कि लड़कियां हैं, दिस इज फॉर दैट, दैट इज फॉर दिस, और इस चीज को बैठा रहे हैं। वही एक चीज है जो डेवलप हो रहा है, और मुझे लगता है कि आज नहीं, आने वाले 10 साल बाद ये एक जनरल मानसिकता हो जाएगा। वही चीज है कि ये क्रिमिनल वगैरह जो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े सोशल इविल हैं कि मतलब ये जो नॉर्मलाइज किया जा रहा है, और जब से सिनेमा चल रहा है, सिनेमा सबसे बड़ा रोल इसमें अदा कर रहा है, इस चीज को नॉर्मलाइज करने में और डराने में भी, कि अगर आप बताएंगे तो इतनी इतनी समस्याएं आपको देखने को। इस पे ही थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगी कि सिनेमा तो एक चीज़ है ही, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे आसपास हर उस चीज़ को अगर हम देखें और एनालाइज करें, या फिर हम ये चीज़ सोचें कि क्या हो रहा है, तो हर चीज़ वुमेन जो है, जो आपकी औरतें हैं, उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और ये मानसिकता हमारे शुरू से ही चलती आ रही है। ये आज की नहीं, कल की नहीं, परसों की नहीं, शुरू से ही हमारे एंसेस्टर्स, अगर मैं कहूँ, हमारे पूर्वजों से ही चलती हुई आ रही हैं, और इसी मानसिकता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक अगर देखा जाए तो औरतें औरतों का ही
दुश्मन बनती जा रही हैं। अगर ये वंदना गुप्ता वाले हम लोग केस पे बात करें, तो वंदना गुप्ता क्या, उन्होंने एक औरत को ही एक्सप्लॉइट किया है ना, तो एक औरत ही आगे अपनी फैमिली को टीच कर सकती है, पढ़ा सकती है, इस चीज को एक माइंडसेट सुधार सकती है। एक ये जरिया है और सब भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक औरत ही एक जरिया है कि वो इस चीज को सही कर सकती है। तो और कुछ आप कहना चाहते हैं? ये जो इन्होंने बोला ना रीजन की औरत ही एक दूसरे को, तो हम लोग ने बात किया कि पॉवर्टी और गरीबी और ये सब चीज़ें हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसलिए कर रहे हैं। और डिजिटल क्रिएटर का जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये लोग वही लोग हैं, जब हल्का फुल्का खबर भी एक और हमने बोला, तो ये लोग वही लोग हैं जो कि सेव ब्लैक लाइव्स वाला हैशटैग रहेगा तो वो लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे उसके लिए, सारे सेलिब्रिटीज सब लोग। बट वुमेन ट्रैफिकिंग उन लोग के लिए कोई ट्रेंडी खबर नहीं है तो नहीं बोलेंगे। दूसरी बात की जब पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उससे कैसे आप उम्मीद करेंगे कि वो कुछ समझेगा भी ये सब। ये टारगेट अनपढ़ हो रहे हैं, लेकिन जो टारगेट कर रहे हैं वो सब पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े संपन्न लोग हैं। ये चीजें। और इसके अलावा एक और जो आपने ब्लैक लाइव्स वगैरह का कहा, इनके जितने भी क्रिएटर हैं, इनके जोक जो है बिना ब्लैक पे किए हुए, बिना किसी जाति पे किए हुए, बिना किसी लड़की के स्पेसिफिक उस पे किए हुए क्रिएट नहीं होते हैं, और जब मन करता है तो एक सफेद तख्ती लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो इस चीज को लेकर के सोचने की बहुत जरूरत है कि लॉज बना दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, बंदूक लेके छोड़ दीजिए, कुछ होने का। अभी के टाइम में ना कोई भी मॉरल इशू या कोई भी इशू जब तक ट्रेंड नहीं करेगा तब तक किसी को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक मैं लास्ट में ऐड ऑन करना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे हम अमूमन देखते हैं कि जब आप वीडियो जब आप स्क्रॉल करते हैं फेसबुक पे, तो आएगा कि हिंदुओं ने मुस्लिम लड़की का रेप कर दिया, दुष्कर्म कर दिया, मुसलमानों ने इसका कर दिया, सवर्ण ने दलितों का रेप कर दिया, ये मामला उठता है। गायघाट रिमांड होम में अगर आप देखें 200 लड़कियां रहती हैं। आरोप लग रहा है कि दवाई खिला के पागल किया जाता है, ताकि अगर वो केस करेगी तो फिर बता दिया जाएगा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसमें हर रिलीजन की, हर कास्ट की लड़कियां हैं, लेकिन जितने भी ये रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, इस मसले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखते हैं। तो ये मेंशन ही नहीं करना चाहिए कि आपका कास्ट क्या है। गलत हुआ है तो गलत हुआ है, गलत किया है तो गलत किया है। अब ये मौलवी किया है, पंडित किया है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे में बहुत बातें हमने कर ली महिला तस्करी को लेकर। आशा करते हैं कि लोग समझेंगे, मतलब सिर्फ समाज जो अपराधी हैं उन्हीं को समझने की जरूरत नहीं है, लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है, लड़कियों को बोलने देने की जरूरत है। और अगर लड़की इस मामले पे बोलती है तो उसको चुप नहीं कराना चाहिए, उसकी बातों को समझना चाहिए। और सबसे पहले शुरुआत एक घर से ही होगी। तो ऐसे में कंक्लूजन पार्ट में सब लोग अपना अपना राय बताए कि किस तरीके से इस महिला तस्करी को हम रोक सकते हैं, कैसे फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, महिलाएं एक ऐसी कौम है, या शांति हो, प्रेम हो या फिर युद्ध हो, तो वहाँ फैसला लेने में सबसे पीछे रहेंगी, लेकिन अगर प्रताड़ित होने की बात हो तो वो सबसे आगे रहेंगी। ये ऐसा होता आ रहा है, चाहे आप देखिए अफगानिस्तान के युद्ध में देखिए महिलाओं का क्या हाल हुआ। शांति बहाल करने में कई देशों के बातचीत को देखिए, उसमें एक भी महिला नहीं है। उसमें पुरुष जो भी हैं, पुरुष हैं, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं वो फैसला कर रहे हैं, उनके पैनल में कोई महिलाएं नहीं हैं। और जहाँ प्रताड़ना झेलने की बात है तो तालिबान में देखिए सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कोई हुआ है तो महिला हुई और बच्चे हुए हैं। तो ये इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। जो अवेयरनेस की बात है ना, अवेयरनेस यहीं से आएगी कि महिलाएं कोई वस्तु नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। वो उनको आप जिस तरीके से चाहिए बेच दीजिए, जिस तरीके से चाहिए यूज कीजिए। सबसे पहले इस अवेयरनेस की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कोई मतलब डिबेट का मोहताज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग किसी भी मुद्दे पे बात कर लेते हैं, मोदी योगी पे बात कर लेते हैं, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है इंसानियत को बचाना, और एक महिला को बचाना इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए कि इस पे हम लोग डिबेट करें, इस पे बातचीत करें कि महिलाओं की ट्रैफिकिंग क्यों हो रही है और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। और एक इंसान अगर देखे कि किसी महिला को या किसी बच्चे को, किसी को भी अगर कोई अनजान तरीके से ले जा रहा है, क्या कोई अनजान उसको उठा के ले जा रहा है, तो उसको लेकर वो कैसे अवेयर हो और किस तरीके से अपने सोसाइटी को या अपने पुलिस को उसको इन्फॉर्म करे, ताकि इसमें जो एक छोटा सा भी जो चेंज है जो समाज में वो ला सके। बहुत छोटा सा पॉइंट है कि जो तस्करी है या महिलाओं की तस्करी, ये रूट कॉज है। जो पेड़ है बहुत बड़ा है, उस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है, खास करके जो यंग लोग हैं, जो लड़के हैं खास करके, जब वो पहाड़ों पर घूमने जाएं तो जो जहाँ भी रिजॉर्ट में रुकते हैं उसके पहले की मेंटालिटी लेकर के ना जाएं जो भुवन बाम ने अपने वीडियो में बताई है। तो वो मेंटालिटी अगर ख़त्म करेंगे तो मुझे लगता है आप पहला स्टेप उसके लिए ले चुके होंगे। बाकी दुनिया है, धीरे धीरे ये चीज़ बदलेगी, इस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है। एक बहुत ही कॉमन सा कमेंट करना चाहूँगी, सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम तब तक बात नहीं समझते जब तक वो हम पर नहीं आती। इसलिए हमें इस चीज़ को छोड़ करके हमारे आसपास हो रहे कुछ भी चीज़ों को या
तस्करी हो, कुछ भी हो, विमेन रिलेटेड हो, कोई भी बच्चे की भी हो, कुछ भी हो, उस चीज़ को हमें आगे आकर के सही माध्यम से उसका सपोर्ट करना चाहिए और उसको हमें रिक्वायर्ड जो भी पुलिस है या जो भी अथॉरिटी है उन तक हमें पहुंचाना चाहिए, ना कि डर जाना चाहिए कि कल को वो बात मेरे पे आए तो मेरे पास भी मदद करने वाला कोई ना हो। ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है। अंकित ने एक बहुत अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया, मॉरल पुलिसिंग। मॉरल पुलिसिंग दो तरीके से होता है। हम लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव, एक तरीके से मैं कहूँगी, अगर रोड पे हम जा रहे हैं, लड़का लड़की साथ में बात कर रहा है, हंस रहा है, तो कोई बड़ा आदमी है हमसे एज में या जो भी है, लोग तुरंत टोक देंगे, बोल देंगे, वहीं पे जज कर लेंगे उसको। अभी के डेट में हमारे यहाँ पे लिकर बैन है, जिसके जो बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे ज्यादा और कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा ही नहीं है सरकार के लिए, जबकि रोज इतना कुछ हो रहा है जिसके ऊपर वो बस छोटा सा एक हिस्सा रहता है अखबार में। तो उसके लिए कोई आदमी स्मोक भी कर रहा है तो अब वो भी एक मॉरल पुलिसिंग हो गया है बिहार में। उसके लिए लोग जज कर लें कि अरे ये आदमी या ये कोई भी व्यक्ति स्मोक कर रहा है तो मतलब ये तो बिल्कुल गया गुजरा होगा। लेकिन अगर किसी के यहाँ कुछ गलत हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि वो लड़की कोई पकड़ के लेके जा रहा है या फिर कुछ लग रहा है कुछ अजब सा व्यवहार हो रहा है, तब हम वहां नहीं बोलेंगे। तब हम लोग वहां पे एक स्टेप पीछे लेंगे कि वो उनका मामला है। तो जब हम लोग ये सेलेक्टिवली जो लोग मॉरल पुलिसिंग करते हैं वो सबसे पहले गलत है। अगर आप मॉरल पुलिसिंग वाकई में करना चाहते हैं तो आप एक्चुअल चीजों को पकड़ के उसकी मॉरल पुलिसिंग करिए और कुछ गलत हो रहा है तो उसको टारगेट करिए। दूसरा चीज ये भी है कि गवर्नमेंट एंड से मुझे लगता है कि जैसे जो गरीब लोग हैं वो लोग पीने के लिए बच्चों को जो बेच दे रहे हैं, वो एक मुद्दा होना चाहिए। वहां पे आप जाके रूट कॉज लेवल पे जाके बात करिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग कि आप पूरे पैरेलल इकोनॉमी बना दीजिए कि शराबबंदी लागू कर दी हम लोग और एक तरीके से उसी शहर उसी प्रांत में लोग पीने के लिए बच्चे को बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट एस्पेक्ट से बहुत अवेयरनेस का इसके ऊपर जरूरत है। मेरा एंडिंग नोट तो यही रहेगा। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि जब कुछ चीज़ें होती हैं हमारे लिए वो सामान्य हो जाती हैं। जैसे अभी हम लोग जितना देर डिबेट किए, इसमें कितनी महिलाओं का के साथ दुष्कर्म हो गया होगा, लेकिन हमारे लिए खबर वो तब बनती है कि वो जब दुष्कर्म किया वो कितना निर्दयता पूर्वक किया गया है, तब वो जाकर खबर बनती है। भैया कांड जो हुआ था वो क्यों बना, क्योंकि काफ़ी उसमें निर्ममता पूर्वक वो काम किया गया था। तो मुझे लगता है कि इसे सामान्य नहीं बनने देना चाहिए। अगर दुष्कर्म हो रहा है तो इसको लेकर हमें हमारे अंदर संवेदनशीलता बची रहनी चाहिए। और दूसरा है कि कहा जाता है कि इंसान उस मुर्गे की तरह है, जब तक हलाल होने की बारी नहीं आता फड़फड़ाता नहीं है ना? तो हमको लगता है किसी के साथ अगर गलत हो रहा है, अगर आप अवेयर हैं, नॉलेज है आपके पास, तो आपको दूसरों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों को रोक पाएँगे। अगर हमारे पास ये मेंटालिटी है कि मुझे क्या मतलब है, तब शायद इन चीज़ों को हम ना रोक पाएँ। सबने बड़ी अच्छी बात बोली और हमको लग रहा है सारी चीज़ें हो गई हैं। बस हम इतना बोलना चाहेंगे कि हमने केरल का उदाहरण दिया कि वहाँ पर कैसे धर्म के साथ जोड़ दिया गया। तो अगर किसी महिला का तस्करी होता भी है और अगर किसी महिला के साथ गलत होता भी है, उसको कहीं इधर-उधर भेजा जाता है, तो अगर आसाराम बाबा है वहाँ पे, फिर भी मतलब उतना ही जोश के साथ कार्रवाई हो, पुलिस करे। और अगर कोई मुल्ला है तो फिर भी उतना ही कार्रवाई हो। ऐसा ना हो कि आसाराम बाबा है तब उसको हिंदू हित के साथ जोड़ लिया जाए। कोई मुल्ला जी हैं, मौलवी जी हैं तो उसको मुसलमान अपने हित के साथ जोड़ ले। या फिर हमारे नेता हैं जो लोग कानून बना रहे हैं, जो कानून चला रहे हैं, वो इस पे कहीं शॉप कॉर्नर दिखाएं कि अरे छोड़ो हटाओ, इससे धर्म का मामला बन जाएगा, इसको हम लोग खत्म करते हैं। क्योंकि कई सारे मामले में ऐसा हुआ है कि अगर वहाँ पर बाबा, कोई बड़े मौलवी वहाँ पे अगर मतलब उसमें घुसे हुए हैं उस मामले में, तो उसको पुलिस आराम से किनारे लगा देती है कि इस पे फालतू में बवाल होगा। मुलायम यादव वाला बताइए, मुलायम यादव ने जो बताया था लड़के हैं तो हाँ, मुलायम सिंह यादव ने तो बकायदा एक बार जनसभा को संबोधित करते हुए कह दिया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। यही उनका एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट था उनका कि अगर कुछ गलत लड़के कर भी देते हैं, अगर उसके साथ दुष्कर्म किसी लड़की के साथ करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। मतलब इतना एकदम आसानी से कह के वे निकल गए थे। काफी कुछ चला था, इसके बाद काफी बवाल भी हुआ था, हंगामा मचा था, लेकिन आखिरकार वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे उस समय, किसी क्षेत्रीय पार्टी की, इतनी बड़ी पार्टी के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय। उनके अंडर में सैकड़ों एमएलए थे, दर्जनों एमपी थे। उसके बावजूद अगर कोई उन सबका नेता, सैकड़ों विधायकों का नेता, दर्जनों सांसदों का नेता अगर ऐसा खड़ा होकर कहीं जनसभा में बोल रहा है, तो हमको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है। बस एक एंडिंग नोट ये रहेगा कि जो पॉलिसी मेकर्स है ना, जैसे मुलायम सिंह का इन्होंने एग्जांपल दिया, वो कई बार क्या बहुत बार वही इसका हिस्सा रहता है। उन्हें ही चाहिए रहता है कि तस्करी करके उनके लिए कोई लड़की लेके आए। तो पॉलिसी मेकर्स के ऊपर भी एक कुछ गठन होना चाहिए। पता नहीं वो संभव है कि नहीं, जो कि उनको भी मॉनिटर कर सके।
ऐसा में जैसे कि मोहित ने कहा कि पुलिस प्रशासन को भी मतलब आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन जब एक लड़की जाके पुलिस से ही अब थाने में शिकायत करती है तो उससे पुलिस का ये सवाल होता है कि कैसे हुआ तुम्हारे साथ, कैसे, किसने किया, क्या प्रोसेस था, उसको डीपली जानने की कोशिश करती है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं जब घर से होती है तो घर वाले भी पहले लड़की को चुप करने को कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, बोलोगी 4 लोग क्या बोलेंगे, तुम चुपचाप रह जाओ, और ऐसे ही महिला तस्करी की शुरुआत होती है। और दूसरी, अगर लड़की हिम्मत करके थाने में जाती है तो उससे भी सवाल किए जाते हैं कि कैसे हुआ। अब उसको ये जानना है कि कैसे हुआ, किसने किया, जाके उसकी जांच नहीं करनी है, लेकिन प्रोसेस उस पुलिस वाले को जानना है। तो इसमें प्रशासन की हाथ है, प्रशासन को इसका साथ देना चाहिए, घर वालों को साथ देना चाहिए। और साथ ही अगर गवर्नमेंट की बात करें तो सरकार ने लॉज तो बना दिए, लेकिन सरकार को बड़े बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए समय है, लेकिन इन चीजों को सरकार छोटे मुद्दे बनाकर बस ऐसे ही छोड़ देती है, और यही जाकर अब धीरे धीरे बहुत बड़े मुद्दे बनते जा रहे हैं जिस पे नजर डालने की जरूरत है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और अगले हफ्ते फिर एक नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे हमारे इस खास पेशकश में जिसका नाम है बोलना मना है।